हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अध्ययन इंस्टीट्यूट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा एटॉमिक मास। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में वादा किया था आपसे। तो एटॉमिक मास शुरुआत वहीं से करेंगे जहाँ पे हमने पिछले लेक्चर को छोड़ा था कि भाई एटम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। एटम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। पहला होगा प्रोटॉन, दूसरा होगा न्यूट्रॉन और तीसरा होगा इलेक्ट्रॉन। यही तो होगा बेटा, है ना बच्चों। चलो, तो अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूंगा तो सिंपल सी चीज है कि जो मास होगा एक एटम का वही कहलाएगा एटॉमिक मास, है ना। तो एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या होती है। एटॉमिक मास इज द मास ऑफ वन एटम। ठीक है, एटॉमिक मास इज द मास ऑफ वन एटम। क्लियर। अब इस वन एटम के मास की अगर हम बात करेंगे तो हमें तीनों का मास ऐड करना होगा। सिंपल सी चीज है कि भाई एटम के अंदर तीन चीजें, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, और वही एक एटम के मास को कंसिस्ट भी करेंगी। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि हमारा जो एटॉमिक मास होगा वो होगा टोटल मास ऑफ प्रोटॉन इन द एटम प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इन द एटम प्लस टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोग ये डिस्कवर कर चुके हैं कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये हम देख चुके हैं, है ना बच्चों। अगर नहीं पढ़ा है तो लास्ट लेक्चर की लिंक मैं वहाँ सामने दे दूंगा और आप उसको फिर से देख लेना। ठीक है, चलिए। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एंटिटी है वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो एटॉमिक मास की वैल्यू कितनी आएगी, एटॉमिक मास की वैल्यू आएगी टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, ये तो इतना तो समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी हो गया कि भाई इलेक्ट्रॉन का मास हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं, इसलिए उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और ये जीरो हो जाएगी तो एटॉमिक मास कितना बचा, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, यही बच रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। अब कैलकुलेट करने के लिए भी हमें लास्ट लेक्चर का एक और कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, दैट इज़ जो हमने सिंबल यूज़ किया था एटम के लिए, दैट इज़ एक्स, जेड और ए। यही था बच्चों। ठीक है, अब इसमें हमारा z क्या था, एटॉमिक नंबर। याद करो बच्चों, क्या होता है, एटॉमिक नंबर। अब ये एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, होता है कि नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, चलिए। ए क्या होता है, ए होता है हमारा मास नंबर। तो मास नंबर क्या होता है बच्चों, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये हमने लास्ट लेक्चर में किया है। ठीक, अब बताओ मुझे कि अगर मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन का पता है, सिंबल क्या है, z है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है, a क्या होता है, मास नंबर होता है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू, क्या मैं इसको a माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन लिख सकता हूँ, a माइनस नंबर ऑफ
प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है z, तो a माइनस z। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी है, a माइनस z, नंबर ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू कितनी है, z है। ठीक है, तो अगर मुझे मास, एटॉमिक मास निकालना है तो मैं इन्हीं दोनों क्वांटिटीज से, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम लोग, फिर से देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन निकालना है, साथ में टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है। ठीक है, तो टोटल मास निकालने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का भी तो पता होना चाहिए कितना है ना। तो चलिए अब हम एटॉमिक मास निकालते हैं, है ना, एटॉमिक मास। अब हमें लास्ट लेक्चर में ये भी देखा था कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, तो हमने कहा क्या कहा था, 1.67 ही लेना है ना। तो 1.67 इंटू 10 टू दी पावर, अगर मैं ग्राम में बोलूँगा, केजी में कितना था, -27 केजी था, यहाँ पे ग्राम में अगर होगा तो -24 ग्राम होगा, है ना। इंटू मास ऑफ प्रोटॉन निकाल रहा हूँ मैं, मास ऑफ प्रोटॉन निकाल रहा हूँ, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन निकल जाएगा, तो इंटू z प्लस अगेन टोटल नंबर, सॉरी मास ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, तो अगेन 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -24, ग्राम में -24 होगा। ठीक है, इंटू टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, तो a माइनस z। ठीक है, और ये पूरा किस में है, ग्राम में है। क्लियर, अब इसको एक्सपेंड करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं तो कितना आएगा, 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -24 इंटू z प्लस 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -24 इंटू a माइनस 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -24 इंटू z। इस ब्रैकेट को ओपन किया तो एक a और एक माइनस z। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये हमारी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और सेम अमाउंट की नेगेटिव क्वांटिटी भी हमारे पास है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो बचा कितना भाई, बचा कितना, 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -24 इंटू a ग्राम, है कि नहीं। एटॉमिक मास कितना आया हमारा, इतना आया, कैलकुलेशन वाइज इतना आया। लेकिन क्या होता है बच्चों, जो हम न्यूक्लियस के पास बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे फोर्सेस हैं, न्यूक्लियाइक फोर्सेस जो होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो उस स्ट्रांग फोर्स की वजह से हमारा जो ये मास होता है ना वो और कम हो जाता है, इसको कहते हैं डिफेक्ट इन मास। ठीक है, तो मास में एक डिफेक्ट आ जाता है, मास में एक डिफेक्ट आ जाता है जिसकी वजह से इसकी जो वैल्यू हो जाती है, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू a इंटू 1.67 की जगह 1.66 हो जाता है, इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है बच्चों, ये जो वैल्यू है इसी को हम लोग बोलते हैं AMU। 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम। तो अगर मैं एटॉमिक मास को बोलूँ, एटॉमिक मास ये कितना हो जाएगा, A AMU। अब याद कीजिए A क्या है, ये A क्या है, A इज़ मास नंबर। तो बस आपको कुछ नहीं करना बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है, मास नंबर अगर याद है तो उसके आगे AMU लगा दीजिए तो आपको एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास की वैल्यू पता हो जाएगी। ठीक है, छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल सा, लेकिन आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या हुआ, है ना, कैसे निकाला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये तो एक कोर वैल्यू आ गई। अब मैं फिर से बताता हूँ कि ये वैल्यू क्यों आती है। ठीक है, इसका जो कंसेप्ट आता है वो आता है हमारे रिलेटिव मास में। ठीक है, व्हाट इज रिलेटिव मास, ठीक है, रिलेटिव मास के कंसेप्ट में ये वैल्यू आएगी अभी फिर से। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे आती है। तो ये होती है, इट इज़ द रेशियो ऑफ, इट इज़ द रेशियो ऑफ मास ऑफ one atom of an element
टू द 1/12 मास ऑफ C12 एटम। ठीक है, डेफिनेशन वाइज बहुत ही टफ लग रहा होगा आपको कि ये क्या हो गया, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि भाई रिलेटिव मास निकालते कैसे हैं आसान भाषा में, तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक मास ऑफ वन एलिमेंट या किसी भी एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू एटॉमिक मास ऑफ C12 एटम। ठीक है, अब बात करते हैं C12 क्या है। तो C12 कुछ नहीं है बेटा, इस को कहा जाता है C12 जिसका मास नंबर क्या हो, 12 हो। तो कार्बन का मास नंबर कितना है, 12, उसका 1/12 किया तो कितना आया बच्चों, 1 AMU आया, है ना। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा 1/12 इंटू 12 तो ये कितनी आएगी, 1 AMU आएगी बच्चों। ठीक है, क्लियर है। और ये तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी A आएगी, है ना, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, A आएगी। तो एक है हमारा A AMU और डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है, 1 AMU। ठीक है, तो ये कितना आएगा, A आ जाएगा और AMU से AMU कट गया, तो इसका मतलब क्या है, दिस इज अ यूनिटलेस, दिस इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। कोई आपसे पूछे कि रिलेटिव मास की यूनिट कितनी होती है, तो वो होती है कुछ भी नहीं। ठीक है, क्लियर। तो A आया सीधा सीधा, जो मास नंबर है उस एलिमेंट का वही उसका रिलेटिव मास है। ठीक है, लेकिन हमने क्या कहा कि मुझे 1.66 इंटू 10⁻⁻24 वाला कंसेप्ट समझना है, तो उसके लिए जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे है। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ तो क्या होगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 ये होता है, इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, ये मास ऑफ वन एटम है। ठीक, और हमने पीछे वाले इसमें क्या किया है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 1 AMU लिखा है ना, तो यही 1 AMU के इक्विवेलेंट होना चाहिए। क्लियर। तो 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/12 इंटू क्या है वो 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, तो अब जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। क्लियर है। तो 1 AMU यहाँ से निकल के आता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्लियर है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कि ये वैल्यू कहाँ से आती है। तो हमारे दोनों कंसेप्ट से एक ही वैल्यू आ रही है, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं, है ना, हम सही कर रहे हैं। क्लियर है। अब देखिए, आप एक और ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं कि सर आपने C12 एटम ही क्यों चुना। चलिए अच्छी बात है, C12 एटम ही क्यों चुना, हम हाइड्रोजन से भी कर सकते हैं सर, है ना। हम हाइड्रोजन के भी H क्या होता है, H11 होता है ना। तो अगर हम इसके 1 एटम का ले लें, 1 एटम ऑफ H, ठीक, तो भी वो रिलेटिव देगा, है ना। अगर मैं कार्बन तो हो गया, ऑक्सीजन ले सकता हूँ, ऑक्सीजन का 816 होता है, तो अगर मैं 1/16 कर दूँ इंटू एटॉमिक मास ऑफ O16 तो भी वही रिलेटिव आएगा, है ना। अगर मैं नाइट्रोजन ले लूँ, ऑक्सीजन हो गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज 714, तो ये क्या हो जाएगा 1/14
14 ले लूँ इनटू एटॉमिक मास ऑफ N14, ऐसे कर लूँ तो भी वही चीज़ आएगी, 1 AMU ही आएगा। लेकिन हम C12 ही क्यों लेते हैं? तो C12 लेने के 3 रीज़न हैं, ठीक? क्या क्या है? वाई C12, तो पहली चीज़ एक ये है कि ये नेचर में कार्बन जो होता है वो 2 आइसोटोप्स होते हैं, 2 आइसोटोप्स। कौन कौन से? एक होता है C12 दैट इज C612 एंड C614, 2 आइसोटोप्स में पाया जाता है। लेकिन इस C12 की जो एबेंडेंस होती है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 99%, ठीक है? तो ये बहुत ही ज़्यादा एबेंडेंट है इन नेचर, ठीक है? तो इसकी अवेलेबिलिटी क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। इसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गई तो हमारे पास इसको पकड़ के रखने का भी स्कोप ज़्यादा हो गया, है ना? चलिए, दूसरी चीज़ क्या है कि भाई ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या करेंगे? हाइड्रोजन, ये सब रिएक्ट बहुत जल्दी करते हैं, ठीक है? कंपेयर टू दैट C12 की जो रिएक्टिविटी होती है, C12 की जो रिएक्टिविटी होती है वो लो होती है। तो वो सबसे ऐसे ही बैठे बैठाए रिएक्ट नहीं करता, उसको थोड़ा एनर्जी देना पड़ता है तब जाके वो रिएक्ट करता है। इसका मतलब क्या है कि अगर वो मुझे 99% मिल भी रहा है तो मैं बाद में उसमें जो हमारा एक्सपेरिमेंटल डेटा जो हैप्पैज़ार्ड वे में घूमना चाहिए था वो नहीं होगा, वो ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है? तो हमारा जो आउटपुट आएगा उसमें एरर कम रहेगा, है ना? तो रिएक्टिविटी लो होने की वजह से एरर के चांसेस भी कम हो जाते हैं, ठीक है? और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि अगर हम C12 लेते हैं, ड्यू टू C12 जो हमारा वेट आता है, ठीक है, एटॉमिक मास जो आता है, एटॉमिक मास अगर हम C12 लेते हैं तो उससे जो वैल्यू आती है उसकी वजह से जो एटॉमिक मास आता है ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, वो एक होल नंबर है, ठीक? कम्स आइदर होल नंबर और क्लोज टू होल नंबर। क्लोज टू होल नंबर, क्लियर? समझ में आया? तो इन 3 रीजंस की वजह से हम कार्बन 12 को चुनते हैं ताकि हम AMU निकाल सकें, AMU की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकें। तो 1 AMU, सीधी सीधी बात आ गई है हमारे पास। अगेन 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्लियर है? ये याद रखना है आपको, इसमें कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए। ये गलत कर दिया तो बाकी सारी कैलकुलेशन भी गलत हो जाएगी आपकी, ठीक है? आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम एक और कंसेप्ट की। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे ना तो आपको बहुत सारे मासेज जो हैं वो होल नंबर तो दिखेंगे। जैसे ऑक्सीजन का कितना दिखेगा आपको? 16 दिखेगा। नाइट्रोजन का कितना दिखेगा आपको? 14 दिखेगा। सोडियम का कितना दिखेगा आपको? 23 दिखेगा, है ना? कैल्शियम का कितना दिखेगा आपको? 40 दिखेगा, ठीक है? लेकिन अगर आप और दूसरी चीज़ों को देखें, जैसे सिल्वर भी देखेंगे, वो 108 आएगा, ठीक है? मरकरी 200 आएगा, ठीक है? ये सब AMU में है ना? लेकिन अगर आप और चीज़ों की बात करें, जैसे क्लोरीन की बात अगर आप करते हैं तो वो आता है 35.5, है ना? कॉपर की बात अगर आप करते हैं 63.5, ठीक है? तो ये 0.5 सर अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि जो मास होता है किसका? एटम का, वो कितना होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और ये कितना आता है? AAMU आता है। कितना आता है? AAMU आता है ना?
AMU अगर आता है तो A तो हमेशा होल नंबर होना चाहिए सर, क्योंकि A क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब आधा प्रोटॉन या आधा न्यूट्रॉन होना तो पॉसिबल नहीं है, तो ये पॉइंट में क्यों आ रहा है ना? तो ये पॉइंट में इसलिए आ रहा है क्योंकि ये एवरेज वेट होता है बच्चों। क्या होता है? इट इज बिकॉज ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। ये तीसरा कंसेप्ट है आज के लेक्चर का। पहला क्या था? एटॉमिक मास क्या होता है, दूसरा रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, तीसरा हमारा एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। चलिए, तो एवरेज एटॉमिक मास उस केस में निकालते हैं जिस केस में आइसोटोप जो होते हैं वो काफ़ी एबंडेंट होते हैं, दोनों या तीनों या चार जितने भी आइसोटोप हैं ये सब बहुत ज़्यादा एबंडेंट हों। ठीक है, तो क्या निकालेंगे हम? एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, जैसे मैं क्लोरीन की ही बात करता हूँ, क्लोरीन। ठीक है, इसके दो आइसोटोप्स होते हैं 17Cl17, एक होता है इसका 35, एक होता है इसका 37। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो एक में ज़्यादा है, एक में कम है। आइसोटोप्स पहले क्या होते हैं वो समझ लीजिए। आइसोटोप्स आर द atoms which have same atomic number but different mass number। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम है, देखिए 17, लेकिन मास नंबर एक का 35, एक का 37। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन उसमें सेम है, उस न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? सेम है। क्या डिफरेंट है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक में ज़्यादा, एक में कम। ठीक है, किसी में ज़्यादा न्यूट्रॉन्स है, किसी में कम न्यूट्रॉन्स है। तो अगर एटॉमिक नंबर सेम होता है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, और अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन घट या बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? वो आपस में क्या है? आइसोटोप्स हैं। ठीक है, तो ये अगर मैं बोलूं तो इसका जो टोटल, अब देखिए एक का वेट कितना है? 35 है, एक का वेट कितना है? 37 है। और जब हम इसका एवरेज वेट निकालते हैं ना बेटा, तो ये आता है 35.5, जो हम लोग कैलकुलेशंस में यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों है? मैंने पहले भी कहा कि ये तब यूज़ करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास तब यूज़ करते हैं जब दोनों की या तीनों की, जितने भी आइसोटोप्स हो, उनकी एबेंडेंस ज़्यादा हो। ठीक है, कंपेरेटिवली ज़्यादा हो, वो अफेक्ट करें। ठीक है, जैसे कार्बन 12 में क्या था? 99% एबेंडेंस, तो 1% तो बेटा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अगर मैं उस एबेंडेंस को बढ़ा दूं भाई, 10 कर दूं, 15 कर दूं, 20 कर दूं, 25, 30, 40, जितनी भी करना, ठीक है, तो उसकी वजह से वैल्यूज जो हैं वो डिफर कर जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि जो ये 35 वाला है वो 75% एबेंडेंट है, और जो 37 वाला है वो 25% एबेंडेंट है। इसकी वजह से ये 35.5 आता है। अब बात करते हैं 35.5 आया कैसे? सर ये 75% है 35 वाला, 37 वाला 25% है, तो 35.5 कैसे आया, है ना? तो क्या है, रिलेटिव मास निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। ठीक है, हमने एक एलिमेंट ले लिया x, उसका है एटॉमिक नंबर z और मास नंबर है क्या? A1, A है। ठीक है, अगर सेम एलिमेंट है, अगर मैं उसका आइसोटोप ले लूँ तो अभी भी z ही रहेगा। ये A1 कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? A2। तीसरा क्या ले लूँ? Z A3। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसकी एबेंडेंस बोलूँ तो ये होगी x1%। चलिए, इसकी एबेंडेंस कितनी है? x2%। ठीक, इसकी एबेंडेंस कितनी है? x3%। ठीक है, तो इस केस में हम एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका होता है, कुछ नहीं करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है, वेटेड एवरेज निकालना होता है बेटा। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास इज द वेटेड एवरेज ऑफ all the
naturally occurring isotopes। ठीक है, तो पहला क्या था XZA1, दूसरा क्या था XZA2, तीसरा क्या था XZA3, इसका X1, इसका X2, इसका X3 परसेंटेज, है ना। तो वेटेड एवरेज दैट इज एवरेज एटॉमिक मास आम अगर हम निकालें तो वो कितना होगा, वो होगा A1 इंटू X1 प्लस A2 इंटू X3 प्लस A3 इंटू X2 A3 इंटू X3 डिवाइडेड बाई 100, ये उसको कहते हैं हम लोग वेटेड एवरेज। अगर और भी ज़्यादा आइसोटोप्स हैं तो इसी को हम कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एवरेज एटॉमिक मास निकालने का, एवरेज एटॉमिक मास निकालने का। तो अगर हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं क्लोरीन की वैल्यू, देखिए फिर से ध्यान से देखिएगा, क्लोरीन की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, आर्म ऑफ क्लोरीन, तो ये कितना आएगा बताइए। पहला आएगा 35 इंटू 75 प्लस दूसरा कितना आएगा 37 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100, यही आएगा, है ना। इसकी वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो दैट विल बी 35.5 AMU। क्लियर? ठीक, तो एटॉमिक मास ऑफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल्स टू 35.5 AMU। इस तरह से हम लोग बाकी सारी कैलकुलेशंस करते हैं। तो जितने भी आपके डेसिमल में आपको मिल रहे होंगे वैल्यूज़, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे सब में उस सबकी वैल्यू लिखी हुई है। तो जितने भी आपको डेसिमल में मिल रहे हैं, तो डेसिमल में इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि वो क्या है, एवरेज एटॉमिक मास है, ना कि वो नॉर्मल एटॉमिक मास है या रिलेटिव एटॉमिक मास है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो जितना हो सके उतना ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ जितना हो सके उतना शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके और आगे जाएंगे, दैट विल बी कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास। ठीक है, और अगर आपको ऑफलाइन फैसिलिटी भी देखनी है तो आप नीचे दिए हुए एड्रेस में, डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दिया हुआ है, उसको विजिट कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग यहाँ पे आएँ और ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।